Hello and welcome to UPSC History Optional. Today we are going to talk about spread of enlightenment in USA. And this topic is important not only from the point of view of an average curious individual, but more importantly because it is there in our history optional syllabus. It is mentioned in the syllabus that spread of enlightenment in colonies is part of our syllabus. So there are a few major colonies about which this topic is directed: USA, Latin America, India, Southeast Asia, Japan, China, etc. Just a fun fact about China, that China, some of the passionate young individuals who started following enlightenment in China, some of them stood against the Confucianism, which of course is a holy thing in China, and they faced very negative repercussions upon their life and personal liberty. But let's not talk about them today. आज जैसा कि हम सब जानते हैं, यूएसए के जो, ऑफ कोर्स आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट नेटिव अमेरिकन्स, पर जो यूएसए के लोग कहलाए आखिरकार ज़्यादातर यूरोप से गए थे और यूरोपियन डिसेंट के थे, ज़्यादातर इंग्लिश थे, बहुत सारे जर्मन्स भी थे, फ्रेंच भी थे, देन रशियन एंड ईस्ट यूरोपियन एक्सेट्रा सब थे. तो वो दे वर वेरी मच क्लोजली कनेक्टेड to what was ongoing in Europe. So they were naturally very much affected by the intellectual awakening in Europe, the enlightenment of Europe. They very closely and keenly followed, discussed and debated the ongoing things like the ideas of John Locke, Montesquieu, Voltaire, Rousseau, etc. in America, US to be particular. However, the unique conditions of America took the US to be particular. Pardon me if I am using the word US or America interchangeably. They are different. Americas is a very large, actually two continents, but pardon me if I use them interchangeably. I am talking about US in this video. Okay. But the Enlightenment in US took a strictly American shape, wherein liberty, republicanism and toleration of different ethnicities and religious sects took the center stage. These ideas may or may not have been central in Europe, but they were central in US because here the conditions were different. What were the different conditions? We will discuss them इन द फॉलोइंग वीडियोज़. जब हम अमेरिकन इंडिपेंडेंस की बात करेंगे, इंडिपेंडेंस मूवमेंट की बात करेंगे और उस कॉन्टेक्स्ट में एक डिफरेंट अमेरिकन कंडीशंस की बात करेंगे. तो जाहिर है थिंकर्स अमेरिका में बहुत हुए हैं, एक पूरी जनरेशन्स हुई हैं, मल्टीपल जनरेशन्स. पर इस वीडियो में हम रिप्रेजेंटेशन पर्पज़ के लिए सिर्फ 3 थिंकर्स या 4 थिंकर्स की बात करेंगे ब्रीफली. और ये भी याद रहे कि यूपीएससी हिस्ट्री ऑप्शनल में ये एक डायरेक्ट टॉपिक नहीं है, एक सब टॉपिक है. तो इसलिए इससे क्वेश्चंस बहुत डायरेक्टली नहीं, इंटीमेटली नहीं पूछे जाते हैं, इन पासिंग पूछे जाते हैं. तो आपको सिर्फ 3-4 थिंकर्स के नाम याद करने हैं जो कि टॉप थिंकर्स हैं, उनके 3-3, 4-4 कीवर्ड्स याद करने हैं एंड दैट्स इट. यूपीएससी हिस्ट्री ऑप्शनल इज़ नॉट एज लेंदी एज इट इज़ मेड आउट टू बी. इट इज़ नॉट दैट लेंदी, नॉट दैट डिफ़िकल्ट. अगर हम तरीके से सिस्टमेटिकली चीज़ों को करें तो जो भी मैं आपको कीवर्ड देने वाला हूँ, द वीडियो इज़ गोइंग टू बी वेरी कंटेंट डेंस. तो इन कीवर्ड्स को आप याद रखिएगा, इन थिंकर्स को याद रखिएगा, जहाँ भी आपको मौका मिले यूज़ दैम. ओके, द फर्स्ट वन इज़ गोइंग टू बी थॉमस पेन. वो जबकि एक इंग्लिशमैन थे, अमेरिका में बहुत कम एक्चुअली वो रहे, पर वो इंग्लैंड से ही लिखते थे, लेकिन वो अमेरिका के एक तरह से साथ खड़े हुए थे. वो कहते थे, उन्होंने अपनी जो फेमस किताब लिखी है कॉमन सेंस ऑफ 1776, वहाँ पे उन्होंने एडवोकेटेड फॉर ए रिप्रेजेंटेशनल गवर्नमेंट इन द अमेरिकन कॉलोनीज एंड डिक्लेयर्ड इट टू बी अगेंस्ट द कॉमन सेंस दैट ए सेट ऑफ कॉलोनीज हैविंग कॉन्टिनेंटल साइज शुड बी गवर्नड बाय ए फार अवे आइलैंड कॉल्ड इंग्लैंड. तो इन्होंने कहा इट्स अगेंस्ट कॉमन सेंस कि परपेचुअली एक छोटा सा आइलैंड जो कि अक्रॉस अटलांटिक बैठा हुआ है, वो इतनी बड़े कॉन्टिनेंट को रूल करे, तो उसको अमेरिका, यूएस को पॉलिटिकल राइट्स तो देने पड़ेंगे. तो ये थॉमस पेन ने कहा था. तो कॉमन सेंस उनकी बहुत फेमस बुक है, इसको आप कोट कीजिएगा जहाँ भी आपको मौका मिले. ये जो बुक है कॉमन सेंस, इट इज़ कंसिडर्ड इंस्ट्रूमेंटल इन गिविंग ए इंटेलेक्चुअल बैकिंग टू द अमेरिकन इंडिपेंडेंस मूवमेंट. इनफैक्ट ये कोट आपको याद रखना है जो मैं अभी बोलने वाला हूँ. जॉन एडम, अनदर
ग्रेट थिंकर ऑफ अर्ली अमेरिका। उन्होंने ये बोला था, विदाउट द पेन ऑफ द अथर ऑफ कॉमन सेंस द स्वॉर्ड ऑफ वाशिंगटन वुड हैव बीन रेज्ड इन वेन। तो you can understand how much Thomas Paine was valued in the intellectual sphere of that time. उसके बाद ज़रा सी हम थॉमस पेन की बात करें फ्रेंच रेवोल्यूशन के कॉन्टेक्स्ट में भी। ये इंटरेस्टिंग बात है, ज़रा सी ऑफ द बीट है, बट ये आपको एक कॉम्प्रिहेंसिव आइडिया देगी और आप इसको कोट भी कर सकते हैं थॉमस पेन के कॉन्टेक्स्ट में भी और फ्रेंच रेवोल्यूशन के कॉन्टेक्स्ट में भी। एक स्कॉलर थे, थिंकर थे, आयरलैंड के एडमंड बर्ग, आपने उनका नाम सुना होगा, बहुत फेमस थे। उन्होंने जो फ्रेंच रेवोल्यूशन हुई थी और 1790 के बाद जो एक एनार्की फ्रांस में आई थी, जो एक मान लो कत्ल हो रहे थे और एक अनस्टेबिलिटी थी, तो एडमंड बर्ग ने उस वजह से फ्रेंच रेवोल्यूशन को क्रिटिसाइज़ किया और बोला कि फ्रेंच रेवोल्यूशन एक ग्रेजुअल रिफॉर्म होना चाहिए, ना कि एक अचानक से रेवोल्यूशन। और उन्होंने कहा कि इस रेवोल्यूशन की वजह से इट हैज़ इंड्यूस्ड एनार्की एंड हैज़ हार्म्ड सोशल स्टेबिलिटी, ऑनर एंड शिवेलरी। तो यू सी हाउ मच एरिस्टोक्रेटिक इज़ हिज लैंग्वेज। लेकिन उस बात को थॉमस पेन ने उसका रिबटल लिखा, द राइट्स ऑफ मैन नाम की 1792 में इन्होंने किताब लिखी, जिसमें ये पर्सनली फ्रांस गए, फ्रांस में घूमे और इन्होंने एडमंड बर्ग को का एक अपोजिट एक व्यू लिखा और लिखा कि वाई द फ्रेंच रेवोल्यूशन शुड बी सपोर्टेड एंड वाई आई सपोर्टेड। इसके बाद जो उनकी आखिरी किताब थी और लास्ट मेजर वर्क, द एज ऑफ रीज़न। एज ऑफ रीज़न में उन्होंने थियोलॉजी और रिलीजन को क्रिटिसाइज़ किया है, खासकर क्रिश्चियन थियोलॉजी को, बिकॉज ही वाज ए क्रिश्चियन और क्रिश्चियन एटमॉस्फेयर था, सो ही कुड नॉट हैव क्रिटिसाइज्ड हिंदुइज्म देयर ऑफ कोर्स। तो वो क्रिश्चियंस को ही उन्होंने क्रिटिसाइज़ किया, चर्च को निशाना बनाया, टारगेट किया, और वो एक बहुत उम्दा काम समझा जाता है। लेकिन थॉमस पेन के साथ हुआ क्या, आखिरकार उन्होंने इतने लोगों को अपना दुश्मन बना लिया कि आखिरकार देयर वाज नो वन टू सपोर्ट हिम। लिबरल्स को लगता था ही इज़ टू मॉडरेट, मॉडरेट्स को लगता था ही इज़ टू लिबरल, रिलीजियस पीपल को लगता था कि ही इज़ एंटी रिलीजन, और जो एंटी रिलीजन लोग थे उनको लगता था ही इज़ ए रिलीजियस मैन। तो वो कहीं के भी नहीं रहे। जो वो एक उर्दू शेर है कि ज़ाहिद तंग नज़र ने मुझे काफिर जाना और काफिर ये समझता है कि मुसलमान हूँ मैं। तो वो कहीं के नहीं बचे और आखिरकार ही डाइड ए वेरी लोनली डेथ। और सैडली एंड अनफॉर्चुनेटली किसी को ये भी नहीं पता कि उनको कहाँ दफनाया गया है, यूएस में या इंग्लैंड में। तो यू कैन अंडरस्टैंड, बट बी दैट एज इट मे। देन देयर कम्स बेंजामिन फ्रैंकलिन। बेंजामिन फ्रैंकलिन एक वर्सटाइल जीनियस थे और ऐसे बहुत कम आपको फील्ड्स मिलेंगे जिनमें उन्होंने काम नहीं किया है। पॉलिटिक्स, डिप्लोमेसी, फिलोसफी, साइंस, टू नेम ए फ्यू। एंड प्रिंटर आई डोंट नो व्हाट टू कॉल इट। उनकी प्रिंटिंग प्रेस भी थी, वो बुक्स छापते थे बहुत सारी। तो उन्होंने अमेरिकन साइकी को, टेम्परामेंट को एक बहुत ही फंडामेंटल फैशन में इम्पैक्ट किया है। उनका जो थॉट था, बहुत सारे थॉट्स थे, यू नीड नॉट रिमेंबर, पर वन ऑफ द कोर थॉट्स वाज कि he believed the free trade and a cosmopolitan spirit to the best safeguard of the international peace. तो उन्होंने एक इंटरनेशनल कॉस्मोपोलिटनिज्म जो कि आज तक अमेरिका का हॉलमार्क है, एक कहीं न कहीं बेंजामिन फ्रैंकलिन ने उसी के लिए आर्ग्यू किया था राइट फ्रॉम द बिगिनिंग। इसके सिवा वो ये भी सोचते थे कि एंटरप्रेन्योरशिप जो है, जो लोग एंटरप्रेन्योर्स हैं, दे फॉर्म द बेस्ट सिटीजन्स इन द लॉन्ग रन सिंस दे हैव मटेरियल गोल्स विच दे आर फोकस्ड टू अचीव। सो एंटरप्रेन्योर्स अकॉर्डिंग टू हिम वुड नेवर गो द रॉन्ग वे, वुड नेवर स्प्रेड एनार्की एक्सेट्रा। तो अगेन अमेरिका, वट इट इज़ नोन फॉर टुडे, इट्स नोन फॉर द लैंड ऑफ एंटरप्रेन्योर्स। तो दैट इज़ द इम्पैक्ट ऑफ बेंजामिन फ्रैंकलिन ऑन द अमेरिकन साइकी। तो उन्होंने ऑटोबायोग्राफी भी लिखी है जो कि बहुत फेमस है, और वहाँ पे उन्होंने 13 वर्चूज़ दिए हैं जो हर इंसान को फॉलो करने चाहिए टू लीड ए लाइफ ऑफ डिग्निटी एंड ऑनर। बेंजामिन फ्रैंकलिन के लिए दो मैं आपको एडवांस और बोनस बातें बता रहा हूँ जो कि आप हिस्ट्री ऑप्शनल के आंसर्स में यूज़ कर सकते हैं। नंबर 1 कि ही फॉलोड नॉट द ट्रेडिशनल क्रिश्चियन रिलीजन बट द डीज़म। मैंने पिछली वीडियो में बताया था, यू हैव टू मेमोराइज दिस टर्म, DEISM, डीज़म।
This was a very popular religion among all the enlightened thinkers, including Voltaire, including Kant, including this पेन, थॉमस पेन. डीज़म था कि जहाँ पे आप गॉड को एक डोगमेटिक फिगर की तरह नहीं मानते थे, बट कंसिडर्ड हिम एज ए रीजनेबल डिटी, जिसने एक बार वर्ल्ड को बना दिया है. ही डज नॉट कंट्रोल एवरी मूवमेंट ऑफ इट. उन्होंने बना के छोड़ दिया है और वर्ल्ड अपने आप चल रहा है. तो गॉड को वो इस तरह से देखते थे. एक तो आपको ये फ्रैंकलिन के बारे में याद रखना है, और दूसरा ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग है. जब अमेरिकन रेवोल्यूशन हुई और वॉर हुई, जब ब्रिटिश लॉयलिस्ट वर्सेस द फोर्सेस ऑफ जॉर्ज वाशिंगटन के बीच में वॉर हुई, और ऑफ कोर्स अल्टीमेटली अमेरिकन्स जीते विद द हेल्प ऑफ फ्रेंच. इट्स वेरी इंटरेस्टिंग. बट उस टाइम सारे अमेरिकन्स नहीं जुड़े थे उस वॉर में. कुछ थे जो लॉयलिस्ट थे, जो अमेरिका के होने के बावजूद चाहते थे कि हम ब्रिटिश के उसमें ही रहें, और उनमें से एक थे बेंजामिन फ्रैंकलिन के बेटे. तो बेंजामिन फ्रैंकलिन वाज ए स्टॉन्च अमेरिकन नेशनलिस्ट, और उनके जो बेटे थे ही वाज ए लॉयलिस्ट. तो एक घर में दो विचारधाराएं इतनी अगेंस्ट जो एक दूसरे के थी एग्जिस्ट कर रही थी. वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि लॉयलिस्ट वाला टॉपिक हमारे अमेरिकन रेवोल्यूशन में आएगा, तो मे बी हम वहाँ भी डिस्कस करें, पर इसको याद रखिएगा. देन वी कम टू जॉन एडम्स. हमने उनकी कोट अभी थोड़ी देर पहले पढ़ी थी. ही वॉज ए स्टेट्समैन हु लेटर बिकम द प्रेजिडेंट ऑफ यूएसए. उन्होंने कई बुक्स लिखी थी फ्यूडल लॉ के ऊपर, एक डिफेंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएस. बहुत इंटरेस्टिंग उनका वर्क है. तो उन्होंने बोला कि उन्होंने फॉल्ट निकाला ग्रेट ब्रिटेन का फॉर इंट्रोड्यूसिंग वेरियस सिस्टम्स ऑफ टिरनी इन कॉलोनीज, एंड ही सीक्ड टू फाइंड ए सोल्यूशन इन रिपब्लिकनिज्म एंड इन ए सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस, जो कि दिया था मोंटेस्क ने. इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. देन इन द लास्ट वी कम टू थॉमस जेफरसन. थॉमस जेफरसन भी एक स्टेट्समैन थे, साइंटिस्ट थे, और उनको सबसे ज़्यादा जो उन्होंने पॉपुलर और इम्पोर्टेंट काम अपनी ज़िंदगी में किया है वो ये कि उन्होंने अमेरिकन डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस को ड्राफ्ट किया था. जो डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस है, और जो उसमें एक बहुत ही एक वो कैनन टाइप का डॉक्यूमेंट बन गया है अब तो थॉमस जेफरसन ने उसको ड्राफ्ट किया था. सो बेसिकली दिस वाज इट फॉर टुडे. और इसके बाद हम लैटिन अमेरिका, इंडिया, वो सब भी डिस्कस करेंगे एट द रेलेवेंट पॉइंट्स. इंडिया का तो सेपरेटली मॉडर्न हिस्ट्री में डिस्कस हो जाएगा. लैटिन अमेरिका का उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर जो लैटिन अमेरिकन स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस पढ़ेंगे उसी में वो जर्मिनेशन है पूरा एनलाइटनमेंट का, उसी दौरान हम उसको पढ़ लेंगे. तो इसके अलावा I also provide one-to-one history optional consultation and mentorship. If you want to avail that, you can contact me on the WhatsApp number given in the description box. Also, for the history optional compilation of PYQs, notes, you can contact me as a one-person resource for the history optional. If you write regular history optional answers and you want to take a feedback whether or not you are going on the right track, you can contact on the same number. Thank you.